नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान पर। और भारत के संविधान का दोस्तों ये हमारा 7वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार पर बातचीत करेंगे। दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मूल अधिकार पर। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, ताकि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान की ये जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, इसका समग्रता से पूरा लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग मूल अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे, मूल अधिकार पर बातचीत करेंगे, एक एक करके दोस्तों बातचीत करेंगे। टॉपिक मूल अधिकार का दोस्तों बड़ा है, और इस टॉपिक में दोस्तों इसी टॉपिक से अक्सर करके परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोगों को इत्मीनान से, धैर्य से पढ़ना है और समझते चलना है, ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की, चाहे वो कॉन्सेप्ट से या फिर से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, वो आप लोगों के द्वारा हल कर लिया जाए। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं मूल अधिकार को। भारतीय संविधान भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों टॉपिक नंबर 7 है, ये हमारा चैप्टर 7 दोस्तों, पार्ट 7 है। और इसमें दोस्तों हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या हैं? सबसे पहले तो दोस्तों समझ लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं या फंडामेंटल राइट्स किन्हें कहते हैं। तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। तो मूल अधिकार का दोस्तों तात्पर्य क्या है? मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। जो क्या है दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र है, उसके जो आदर्श हैं उसमें क्या हो दोस्तों, उन्नति हो, वृद्धि हो, इससे क्या है मूल अधिकारों का तात्पर्य है। तो मूल अधिकारों का तात्पर्य दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र का जो आदर्श है उसमें क्या होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये जो है तो मूल अधिकारों का तात्पर्य है। अब यहाँ पे दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र से आशय है कि भारतवासियों ने संविधान जब बनाया था तो उसमें अपने लोगों के लिए कुछ जो है तो व्यवस्थाएं की थी। और वो व्यवस्थाएं दोस्तों आज जो है तो कहाँ तक है ना कारगर हैं या किस तरीके से काम कर रही हैं, तो वो सब क्या है दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं मूल अधिकार पर। तो मूल अधिकार क्या है दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से उनका क्या है दोस्तों सरोकार होता है। और दोस्तों यह अधिकार, मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। तो मूल अधिकार क्या करते हैं दोस्तों, देश में व्यवस्था को बनाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो राज्य है, जो सरकार है दोस्तों, उसके कठोर नियमों के विरुद्ध क्या होता है, नागरिकों की आज़ादी की क्या करते हैं दोस्तों, सुरक्षा करते हैं। नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करने का काम भी कौन करता है, मूल अधिकार करता है। तो मूल अधिकार क्या करता है दोस्तों, मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है, और साथ ही साथ दोस्तों राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा भी करता है। ऐसे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार दोस्तों ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों वो अधिकार होते हैं जो क्या है किसी व्यक्ति के
जीवन के लिए, स्वतंत्रता के लिए एवं क्या है दोस्तों, अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। तो जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि अभिवृद्धि के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक हैं जो, वो क्या है, मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों में इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। होता क्या है दोस्तों, ये जो मूल अधिकार हैं इसमें राज्य का दोस्तों न्यूनतम हस्तक्षेप हो, इसीलिए अधिकांश मामलों में क्या होता है दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं इनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। इनके जो है तो दोस्तों हनन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। तो मूल अधिकार क्या है दोस्तों, इसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, इसी के लिए इसको क्या किया गया है दोस्तों, इसके अधिकांश मामलों में, मूल अधिकार के ज़्यादातर मामलों में दोस्तों इसको क्या प्राप्त होता है, न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाली कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो संविधान के निर्माण के लिए क्या था दोस्तों, एक संविधान सभा बनी थी, और हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि वो संविधान सभा दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर बनी थी, और कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी अनुशंसा करने के लिए, उनको उनके बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, एक समिति को बनाया जाना चाहिए, और वो समिति क्या करेगी दोस्तों, मूल अधिकारों के संबंध में क्या करेगी, अनुशंसा करेगी, अपनी क्या करेगी दोस्तों, रिकमेंडेशन देगी। तो फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों, संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, क्या हुआ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात JB कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए दोस्तों कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था कि जो मूल अधिकार हैं तथा अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको, उनकी अनुशंसा करने के लिए, उनको रिकमेंड करने के लिए दोस्तों एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। और उसी के सुझाव के आधार पर दोस्तों संविधान सभा ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और इसके पश्चात JB कृपलानी की अध्यक्षता में दोस्तों मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए एक उप समिति, एक समिति दोस्तों और एक उप समिति का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उपरोक्त परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। और क्या है दोस्तों, जो उपरोक्त परामर्श समिति थी दोस्तों तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों समितियों, परामर्श समिति और जो है उसकी दो उप समिति थी, उन दोनों की सिफारिशों के आधार पर ही क्या हो दोस्तों, संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। और किन अनुच्छेदों में है दोस्तों, तो बताएंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार के विधेयक बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित थे। तो क्या थे दोस्तों, जो संविधान निर्माता थे वो मूल अधिकारों के लिए दोस्तों अमेरिकी संविधान में जो वर्णित अधिकार का विधेयक था दोस्तों, बिल ऑफ राइट्स था,
उससे प्रभावित रहे, उससे क्या थे दोस्तों, उससे इफेक्टिव रहे। मतलब दोस्तों संविधान निर्माताओं पर अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार के विधेयक बिल ऑफ राइट्स का प्रभाव रहा। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो क्या है दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उनको यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह मूल इसलिए भी हैं, ये क्या है दोस्तों, मूल इसलिए भी हैं क्योंकि यह व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए दोस्तों आवश्यक हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। तो क्या है दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का क्या है दोस्तों, मैग्ना कार्टा, ठीक है दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है संविधान के भाग 3 को, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मूल अधिकार क्या है दोस्तों, हमारे संविधान की, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। और क्या है दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ पे जो बिल ऑफ राइट्स हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में, अप्रतिदेय क्या है दोस्तों, अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ब्रिटेन में दोस्तों ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों फ्रांस के संविधान में और अमेरिका के संविधान में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। याद रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स ही क्या है दोस्तों, मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कहे जाते हैं। और फ्रांस एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं दोस्तों। तो संवैधानिक प्रावधान में दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक उपबंध को 2 भागों में बांटा गया है। तो जो मूल अधिकार है दोस्तों उनसे संबंधित जो क्या है संविधान में उपबंध किए गए हैं, जो संविधान में बताया गया है, तो उनको क्या किया गया है दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। पहला, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। वे अधिकार दोस्तों जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो मूल अधिकार कौन है, और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार दोस्तों विदेशियों को और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 को शामिल किया गया है। तो जो क्या है दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लेंगे आप लोग। अनुच्छेद 15, 16, फिर 19, फिर 29, फिर 30, ये क्या है दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। और क्या है दोस्तों इस प्रकार से ये हैं। पहला दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों कि राज्य क्या करेगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से क्या करेगा दोस्तों प्रतिषेध करेगा, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 ये बताता है।
अनुच्छेद 16 दोस्तों सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता के बारे में बतलाता है। और दोस्तों वाक स्वतंत्र, समवेत होने, संगम बनाने, संचरण करने, निवास करने एवं वृत्ति या व्यवसाय करने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वृत्ति है, वृत्ति मतलब दोस्तों व्यवसाय करने की क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसको? भारतीय नागरिकों को। तो भारतीय नागरिकों को दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद उनसे नहीं किया जा सकेगा, राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। यदि कोई सरकारी सेवा है तो उसमें क्या है दोस्तों, अवसर सभी को क्या है दोस्तों, अवसरों की समानता होगी। और दोस्तों वाक स्वतंत्रता, समवेत होने, संगम बनाने, संचरण, निवास और व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता शामिल है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, चौथी है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 19 और क्या है दोस्तों 29, 29 और 30 क्या है दोस्तों, ये ऐसे जो है तो मूल अधिकार हैं जो क्या है दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। तो विदेशियों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 23 अनुच्छेद 24, 23 और 24 एवं अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 को शामिल किया गया है। तो विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, 24 एवं अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 को शामिल किया गया है, जो निम्न है। पहला दोस्तों विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। ये क्या है दोस्तों, विदेशियों को और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में, यहाँ पे 200 हो गया है दोस्तों, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया है दोस्तों। जीवन का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है, जो क्या है दोस्तों विदेशियों को और भारतीयों दोनों को समान रूप से प्राप्त है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों एक एक करके आर्टिकल के साथ साथ दोस्तों समझते चलेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों, 12 से 35 में क्या है, मूल अधिकारों का वर्णन है। तो पहला आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, इसमें क्या बताया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो अनुच्छेद 12 में दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या होगा या राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य में कौन कौन शामिल होगा। दोस्तों ये वो वाला राज्य नहीं है जैसे जो 28 क्या है दोस्तों राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो वाला राज्य ये नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है दोस्तों सरकारों से है। तो यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, अनुच्छेद 12 में राज्य स्टेट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है दोस्तों, राज्य के बारे में बताया गया है, स्टेट के बारे में बताया गया है।
राज्य में संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य पदाधिकारी भी आते हैं। तो राज्य में कौन कौन आएगा दोस्तों? राज्य में पूरी संघ सरकार, केंद्र सरकार, पूरा राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें दोस्तों, और जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं जैसे पंचायत है ना, नगर पालिकाएं आदि, ये सब दोस्तों, और अन्य पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी हैं दोस्तों, वो भी क्या है, राज्य के अंतर्गत आते हैं। पदाधिकारी के अंतर्गत दोस्तों ऐसी संस्थाएं आती हैं जो राज्य के अंतर्गत हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। तो पदाधिकारी के अंतर्गत क्या है दोस्तों? ऐसी संस्थाएं आती हैं जो राज्य के अंतर्गत हैं और वित्तीय सहायता को क्या करती हैं दोस्तों? प्राप्त करती हैं। मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, और जो मूल अधिकार है दोस्तों ये इसी राज्य के विरुद्ध ही क्या होते हैं दोस्तों? नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे कि हर जगह आएगा राज्य ये नहीं करेगा, या राज्य ऐसा करेगा, या राज्य नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग समझेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य मोटा मोटी समझते हैं, राज्य के अंतर्गत संघ सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें और जो अन्य पदाधिकारी हैं वे आते हैं। और पदाधिकारी के अंतर्गत दोस्तों ऐसी संस्थाएं आती हैं जो राज्य के अंतर्गत हैं और क्या है दोस्तों? वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुदान प्राप्त करती हैं सरकार से। और क्या है दोस्तों? मूल जो अधिकार है वो सामान्यतः इसी राज्य के विरुद्ध ही क्या होता है दोस्तों? उपलब्ध होता है। राज्य के खिलाफ ही मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार क्या है दोस्तों? इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इनके उल्लंघन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में जाया जा सकता है। तो मूल अधिकार क्या है दोस्तों? इसलिए भी मौलिक कहलाते हैं क्योंकि इनके उल्लंघन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब क्या है, अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 में क्या था दोस्तों? राज्य की परिभाषा था। और राज्य के अंतर्गत याद रखेंगे, राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें एवं सभी क्या है, पदाधिकारी शामिल होते हैं। और पदाधिकारी के अंतर्गत दोस्तों ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या है, राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 में दोस्तों मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 13 क्या बताता है दोस्तों? कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी। तो अनुच्छेद 13 के सब क्लास 1 के अनुसार, अनुच्छेद 13(1) के अनुसार दोस्तों, यदि किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाता है, यदि क्या है दोस्तों, कोई संवैधानिक विधि है और मूल अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए क्या है, ए कोई संवैधानिक विधि है और बी क्या है दोस्तों, कोई मूल अधिकार है, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? टकरार हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। संवैधानिक विधि को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखेंगे। तो क्या है दोस्तों, यदि किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकार के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गई है दोस्तों, मिस टाइप हो गया है। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है
तो उसे पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए या उसके सिर्फ उसी भाग को जो मूल अधिकारों से असंगत है। इस प्रश्न के उत्तर में ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत विकसित हुआ है। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है दोस्तों? पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? यदि किसी अधिनियम का कोई भाग क्या करता है दोस्तों, मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है, तो उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए या उसके सिर्फ उसी भाग को जो मूल अधिकारों से असंगत है। इस प्रश्न के उत्तर में ही क्या है दोस्तों, पृथक्करणीयता के सिद्धांत को क्या हुआ है दोस्तों, विकास हुआ है। देख लेते हैं क्या है ये। तो इस सिद्धांत पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत इसी भाग को शून्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। थोड़ा सा समझते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों से असंगत इसी भाग को ही क्या करेंगे दोस्तों, शून्य घोषित कर देंगे। मान लेते हैं दोस्तों क्या है, कोई अधिनियम ए है, मानते हैं कोई अधिनियम ए है और क्या है दोस्तों, उसका कुछ भाग क्या है दोस्तों, असंवैधानिक है, जो क्या करता है दोस्तों, मूल अधिकारों को क्या करता है दोस्तों, मूल अधिकारों से असंगत है। तो केवल इसी भाग को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। विधानमंडल के आशय को पूरा समाप्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं। इस व्याख्या का आधार यह है कि अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है। अनुच्छेद क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 13(1) में क्या बताया गया है दोस्तों, 13(1) में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। जिस मात्रा तक क्या है दोस्तों, वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब क्या है दोस्तों, संविधान के पहले बनाई गई कोई विधि क्या है दोस्तों, उसी मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत, मतलब भाग 3 के जो उपबंध हैं उनसे क्या है दोस्तों, यदि वो असंगत हैं, उनको कम करने के लिए या उनमें किसी प्रकार का क्या है दोस्तों टकराव है, तो उस समय क्या होगा दोस्तों, उसी मात्रा तक शून्य होंगी, ऐसा 13(1) में बता दिया गया है। अनुच्छेद 13(2) में दोस्तों संविधान पश्चात विधियों के संबंध में उच्च मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार किया गया है। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा क्या है दोस्तों, उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार किया गया है। तो याद रखेंगे 13(1) में क्या है दोस्तों, बताया गया है संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे, है ना, भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 13(2) में संविधान पश्चात विधियों के संबंध में उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार से किया गया है। यह अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है। आगे देख लेते हैं ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत क्या है? तो ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, इक्लिप्स थ्योरी क्या है? तो इस सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13(1) में बताई गई संविधान की पूर्व विधियों से है। तो आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत का संबंध क्या है दोस्तों, जो 13(1) में बताई गई विधियां हैं, संविधान की पूर्व विधियां हैं, उनसे है। और इसके अंतर्गत दोस्तों न्यायालय ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णता मृत या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ग्रहण किए जाने से थक जाती हैं। मूल अधिकारों के द्वारा क्या है दोस्तों, ग्रहण कर लिए जाने से थक जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि, इसका क्या मतलब है दोस्तों,
इसका मतलब है कि संविधान लागू होने के पूर्व के सभी मामलों के लिए, संविधान यदि क्या है दोस्तों लागू हो गया है, तो उसके पहले के सभी मामलों के लिए, उनका प्रयोग वैध बना रहेगा। तो उसके पहले के जो सभी मामले हैं दोस्तों, उनके लिए जो उसका प्रयोग रहेगा वो वैध बना रहेगा। अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार नहीं लागू होते वहां ग्रहण हट जाएगा। तो जिन जिन मामलों पर क्या है दोस्तों मूल अधिकार लागू नहीं होंगे वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रहण हट जाएगा। और यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण ढकी हुई थी, तो वह आच्छादन हट जाएगा। वो आच्छादन क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। ऐसी विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या है दोस्तों, संविधान के पहले की कोई विधि क्या है दोस्तों, यदि क्या होगा किसी मूल अधिकार में संशोधन हो जाए, मान लीजिए दोस्तों कोई मूल अधिकार है, जैसे मान लीजिए दोस्तों मूल अधिकार है उसमें क्या हो जाए, संशोधन हो जाए कि कोई संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण क्या है दोस्तों ढकी हुई थी, तो वह आच्छादन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ऐसी विधि को फिर से सरकार द्वारा या क्या है दोस्तों विधानमंडल द्वारा या संसद के द्वारा पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। तो भारत में क्या है दोस्तों, कोई भी आदमी मूल अधिकारों का अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो भारत में कोई भी व्यक्ति क्या है स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। अमेरिका में यह प्रावधान है कि यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। भारत में न्यायालय का यह विचार था कि अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है दोस्तों और गरीब है। अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, और क्या है दोस्तों गरीब है, और अपने मूल अधिकारों को पर्याप्त जानकारी भी उसको नहीं है, न ही उसको पर्याप्त चेतना है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों के क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों के परीक्षा का सिद्धांत लागू कर, मूल अधिकारों का क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों के त्याग का सिद्धांत दोस्तों, मूल अधिकारों के त्याग का सिद्धांत लागू करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई लोग अपने स्वार्थों के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कई लोग क्या तो अपने स्वार्थों के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह जनता के अधिकारों का संरक्षण राज्य से ही नहीं स्वयं जनता से भी करें। तो क्या है दोस्तों, न्यायालय का ये दायित्व है कि वह जनता के अधिकारों का संरक्षण केवल राज्य से ही नहीं जनता से भी करे। ये न्यायालय का क्या बनता है, दायित्व बनता है। अनुच्छेद 13(2) सरकार के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। तो भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 13 का सब क्लास 2 कहता है दोस्तों कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा जिससे क्या है मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है, यदि क्या है दोस्तों राज्य इस तरह की किसी विधि का निर्माण, नियम का निर्माण, कानून का निर्माण करता है, तो न्यायपालिका उस विधि को क्या कर देगी दोस्तों, उस विधि को अवैध घोषित कर देगी, उस विधि की वैधता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। आगे दोस्तों अनुच्छेद 13(3) राज्य के द्वारा निर्मित इन विधियों में अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, आदेश शामिल हैं। तो क्या है दोस्तों 13(3) में बता दिया गया है कि राज्य के द्वारा निर्मित ये विधियां कोई अध्यादेश हो सकती हैं, कोई अधिसूचना हो सकती है, कोई नियम हो सकता है, कोई उपनियम हो सकता है, या कोई आदेश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि इन पांचों में से क्या है दोस्तों किसी भी प्रकार से क्या करती है सरकार, इन पांचों को जारी करके यदि मूल अधिकारों को समाप्त करना या छीनना चाहती है या कम करना चाहती है, तो क्या होगा दोस्तों, न्यायपालिका उस विधि को क्या कर देगी दोस्तों, अवैध कर देगी, उस विधि को समाप्त कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13 के खंड 4 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 13 के खंड 4 में
यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन, ये जो प्रावधान है दोस्तों वो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। और क्या है दोस्तों, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 13 में एक और उपखंड दोस्तों, उपखंड 4 जोड़ करके क्या किया गया दोस्तों, ये बताया गया कि संविधान संशोधन विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीन सकते हैं। जो दोस्तों भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार हैं इनको छीना जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है। तो जो क्या है दोस्तों जनरल रूल है, जनरल लॉ है, उससे क्या है दोस्तों संविधान संशोधन जो कानून है दोस्तों वो अलग है। ऐसा सरकार ने क्या किया दोस्तों, अनुच्छेद 13 के खंड 4 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ दिया और उसमें बता दिया दोस्तों कि यदि क्या है सरकार चाहे तो संविधान संशोधन विधि के द्वारा मूल अधिकारों को छीन सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन गोलकनाथ बाद में यह अंतर अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन बाद में गोलकनाथ बाद आया दोस्तों, और उस बाद में जो यह बात थी दोस्तों, जो यह अंतर था उसको अस्वीकार कर दिया गया। और दोस्तों अनुच्छेद 13 के खंड 2 का विश्लेषण देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 के खंड 2 का विश्लेषण, तो मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवादित पक्ष। तो जो मूल अधिकार है दोस्तों और जो निदेशक तत्व हैं डीपीएसपीज हैं उनमें विवादित पक्ष क्या है, तो उसको देख लेते हैं विश्लेषण के रूप में अनुच्छेद 13(2) का। तो शंकरी प्रसाद बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो शंकरी प्रसाद बाद दोस्तों 1951 में आया था और इसमें दोस्तों न्यायपालिका ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो वर्णित विधि है उसमें संशोधन विधि शामिल नहीं है और न्यायपालिका के अनुसार सामान्य विधि व संशोधन विधि में अंतर है। और न्यायपालिका ने कहा कि सामान्य विधि और संशोधन विधि में क्या है, अंतर है। उपर्युक्त से अभिप्राय है कि संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। ऐसा इसमें क्या कर दिया गया दोस्तों, शंकरी प्रसाद बाद में बताया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में जमींदारी उन्मूलन कानून द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों वह पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। आगे आता है दोस्तों गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद दोस्तों 1967 में आया और दोस्तों न्यायपालिका ने शंकरी प्रसादवाद के निर्णय को परिवर्तित कर दिया। न्यायपालिका ने क्या किया दोस्तों, जो शंकरी प्रसादवाद निर्णय था उसको बदल दिया और अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि भी शामिल है, ऐसा कह दिया। तो न्यायपालिका ने बताया कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि भी शामिल है, अर्थात न्यायपालिका ने सामान्य विधि और संशोधन विधि के अंतर को अस्वीकार कर दिया और अब संसद के द्वारा सामान्य विधि अथवा संशोधन विधि के किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। तो इस गोलकनाथवाद ने क्या बताया दोस्तों, इसमें जो है तो निर्णय दिया गया कि संसद न तो सामान्य विधि और न ही संशोधन विधि के द्वारा किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत। तो गोलकनाथवाद में भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग प्रतिपादित किया गया, जिसका अभिप्राय है गोलकनाथवाद के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। तो इसमें भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत मिला और क्या है दोस्तों, इस निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा
जो है तो गोलकनाथ मामले में बता दिया गया। आगे दोस्तों समता का अधिकार, अगला हमारा अधिकार है दोस्तों समता का अधिकार। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, फिर दोस्तों अनुच्छेद 13 को देखा, और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों समता के अधिकार को। तो मूल अधिकारों में दोस्तों 14 से 32 तक के अधिकार शामिल हैं, और वो प्रारंभिक जो है दोस्तों उसमें जो है तो उनको जो है तो अगर क्या है आपके एग्जाम्स में मूल अधिकारों, यदि आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का वर्णन किन आर्टिकलों में है, तो आप लोग उसके लिए टिक करेंगे 14 से 32। यदि क्या है 12 से 35 नहीं रहता दोस्तों, तो 14 से 32 आप लोग टिक करेंगे। यदि 12 से 35 रहता है तो 12 से 35 टिक करना है। तो दोस्तों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है दोस्तों, विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति दोस्तों यदि किसी कानून का उल्लंघन करेगा तभी उसको दंड दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसको दंड नहीं दिया जाएगा। विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का विचार नकारात्मक है, क्योंकि समानता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों जैसे गरीब, पिछड़े, मजदूर एवं वंचित पर एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। क्या है दोस्तों, जो ये विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है ये क्या है दोस्तों, नकारात्मक है, निगेटिव है, क्योंकि समानता के कारण जो अलग अलग परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, जैसे मान लो कोई गरीब, पिछड़ा, मजदूर है, कोई वंचित है, तो उन पर वो ठीक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक विचार है। और दोस्तों विधियों का जो समान संरक्षण है तो वो क्या है, सकारात्मक विचार है। विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो क्या है दोस्तों, जो क्या है समानों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। और यह विचार अमेरिका से लिया गया है। इसे सकारात्मक भेदभाव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का विचार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। तो क्या जो विधि का समान संरक्षण है तो इसका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य जो है वो है समाज का जो वंचित वर्ग है उसका विकास करना और उसको मुख्य धारा में शामिल करना। आगे देखते हैं दोस्तों, इस उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ भेदभाव संभव है, इसलिए इसे प्रतिलोम भेदभाव रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह एक वैधानिक अधिकार है। और ये क्या है दोस्तों, एक वैधानिक अधिकार है। यह अधिकार भारत के नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए है। सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभाव पूर्ण हो सकता है। क्या है दोस्तों, जो समानता का विचार है ये सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभाव पूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे भौगोलिक आधार पर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए, व्यावसायिक आधार पर सेना के अधिकारियों को विशेष सुविधाएं आदि क्या है दोस्तों, सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत आती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसका कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है। तो जो सकारात्मक भेदभाव है दोस्तों, इसका कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। विधि के समक्ष समता का अपवाद भी है। विधि के समक्ष क्या है दोस्तों, जो समानता है, कानून के समक्ष जो समानता है दोस्तों, उसका क्या है, अपवाद भी है। और ये अपवाद दोस्तों व्यावहारिक स्तर पर है और क्या है दोस्तों, संवैधानिक स्तर पर है। तो व्यावहारिक स्तर पर दोस्तों विदेशी राजदूतों व दूतों को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। और संवैधानिक स्तर पर दोस्तों क्या है दोस्तों, जो विदेशी राजदूत हैं और दूत हैं उनको जो घरेलू विधि है उससे क्या होगा दोस्तों, उनसे
तो दोस्तों विधि के समक्ष समता के अपवाद भी हैं, तो उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो विधि के समक्ष जो समता है तो वो दो स्तरों पर है, एक तो व्यावहारिक स्तर पर और दूसरा दोस्तों संवैधानिक स्तर पर। तो व्यावहारिक स्तर पर जो क्या है दोस्तों समता का अपवाद है वो है विदेशी राजदूतों व दूतों को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। और संवैधानिक स्तर पर जो क्या है दोस्तों विधि के समक्ष समता का अपवाद है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 301 में ऐसा बताया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आगे दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। तो क्या है दोस्तों राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो दोस्तों, राज्यपालों को और राष्ट्रपति को दोस्तों उनके किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उपर्युक्त दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि दोनों क्या है दोस्तों कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। संपत्ति सिविल मामलों में दोस्तों जैसे संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, इनमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कार्यकाल में कोई आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में दोस्तों सिविल मामलों में क्या है कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इसकी सूचना 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है दोस्तों सिविल मामलों में तो आपराधिक वाद शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब क्या है दोस्तों अनुच्छेद 15 यह बताता है कि राज्य क्या करेगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के उपखंड 1 के अनुसार राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के ऊपर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर निम्नलिखित मामलों में किसी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। तो क्या है दोस्तों इन सभी मामलों में जो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो इन मामलों में क्या है किसी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं करेगा राज्य। जैसे हो गया दोस्तों होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, दुकान हो गई, कुएं हो गए, तालाब हो गए, घाट हो गए, सड़क जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो अथवा पूर्णता है या आंशिक रूप से, पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त यदि क्या है दोस्तों संस्थाएं हैं तो उनमें प्रवेश एवं उपयोग से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 15 के उपखंड 3 में यह उपबंध है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो क्या है दोस्तों महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है और वो प्रोविजन जब करेगा तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद क्या है दोस्तों 15(4) राज्य के द्वारा, अनुच्छेद 15(4) में बताया गया है दोस्तों कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। तो क्या है दोस्तों 15(4) में ही बता दिया गया है आरक्षण को कि जो सामाजिक और क्या है दोस्तों शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं, यदि उनके उत्थान के लिए कोई उपाय किया जाता है तो वह समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ना ही अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा, न ही दोस्तों अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा,
चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद में अनुच्छेद 15 के सब क्लास 4 को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद में अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों आगे 1960-70 के दशक में पिछड़ी जातियों की स्थिति में सुधार हुआ। इसके कारण थे जमींदारी उन्मूलन, हदबंदी कानून और हरित क्रांति। तो 1960-70 के दशक में जो पिछड़ी जातियां थी दोस्तों, उनकी स्थिति में क्या हुआ, थोड़ा सुधार हुआ। अनुच्छेद 15(5) दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? यह अनुच्छेद 2006 में 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे मंडल 2 कहा गया है। इसको क्या कहा गया है दोस्तों? मंडल 2 कहा गया है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। तो क्या है दोस्तों? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था, कोई भी क्या है दोस्तों, यदि केंद्र की शैक्षणिक संस्था है तथा निजी शैक्षणिक संस्था है, उसमें आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। तो केंद्र सरकार की यदि क्या है दोस्तों, कोई संस्था है या कि दोस्तों कोई निजी संस्था है, तो उसमें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 15(5) का अनुच्छेद 15 के उपखंड 6 में हाल ही में संशोधन करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है और वो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 के उपखंड 6 के द्वारा दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15 की प्रकृति क्या है। तो अनुच्छेद 15 की प्रकृति, यह नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। तो अनुच्छेद 15 क्या है दोस्तों, ये केवल नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। इस मौलिक अधिकार में अनेक प्रतिबंधों का भी प्रावधान है। तो ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिला है। क्या दोस्तों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको प्रदान किया गया है नागरिकों को। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान, संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और उनकी पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना होगी। और इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 1953 में कांग्रेस द्वारा काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और सन 1978 में जनता पार्टी द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो 1953 में दोस्तों काका कालेलकर आयोग का गठन कांग्रेस द्वारा और जनता पार्टी द्वारा दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया। मंडल आयोग ने भारत में जाति और वर्ग को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए पिछड़े वर्ग में पिछड़ी जातियों को शामिल किया। पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए उन्होंने 3 मांगों का प्रयोग किया, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। इस आधार पर उन्होंने 3743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया। तो कितनी जातियों को दोस्तों, 3 आधारों पर, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, और इन्हीं को आधार मानते हुए 3743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन के विषय में दोस्तों अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 में 16 के उपखंड 1 के अनुसार, अनुच्छेद 16 के दोस्तों, अनुच्छेद 16 के उपखंड 1 के अनुसार, अनुच्छेद 16 के उपखंड 1 के अनुसार सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। तो राज्य के क्या है दोस्तों, अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 के उपखंड 2 में यह बताया गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव
और निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आधार दोस्तों जाति हो गया, धर्म, मूल वंश, लिंग, है ना, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया। और वहां पे क्या था दोस्तों, अनुच्छेद 15 में 5 और इसमें 6। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में लगने वाले प्रतिबंध विधि का समान संरक्षण। राज्य के अंतर्गत दोस्तों जो रोजगार एवं नियुक्ति में लगने वाला प्रतिबंध है वो विधि का समान संरक्षण होगा। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) क्या है दोस्तों, संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 16(3) क्या बताता है दोस्तों कि संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो स्थानीय निवासी हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनको प्राथमिकता दी जा सके। और ऐसा कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में प्रावधान किया भी गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4). ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। तो यदि क्या है दोस्तों, पिछड़े वर्गों के नागरिकों का प्रतिनिधित्व किसी जो है तो सेवा में अपर्याप्त है तो उनको रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर समझा जाएगा। और जो अपर्याप्त शब्द है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या की प्रतिशत के आधार पर समझा जाएगा। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% के आरक्षण की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। तो नरसिम्हा राव ने दोस्तों पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने क्या किया था, पिछड़े वर्ग के लिए 27% की घोषणा की थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद मंडलवाद दोस्तों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 335 का संदर्भ दिया जिसमें यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आरक्षण की अधिकतम सीमा को उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद मंडलवाद में कहा कि 50% से अधिक जो है तो आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 335 का संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया और बताया कि आरक्षण प्रदान करते समय है ना, जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी जो कुशलता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्तों, पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोग पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन जातियों का सामाजिक शैक्षिक उत्थान हो चुका है। इन्हीं को लोकप्रिय रूप से क्रीमी लेयर का नाम दिया गया। तो क्या कहा उसने कि सभी क्या है जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें सम्मिलित जो सभी लोग हैं वो पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन जातियों का अब सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है और ये क्या है दोस्तों, क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था। आगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने नियुक्तियों में कैरी फॉरवर्ड, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया दोस्तों, नियुक्तियों में कैरी फॉरवर्ड के नियम को स्वीकार कर लिया। इस नियम के अनुसार यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगले साल भरा जाएगा, परंतु इसमें 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आरक्षण की 50% सीमा प्रत्येक वर्ष की नौकरियों के लिए होगी, ना कि नौकरियों की
कुल संख्या के लिए। तो जो 50% की सीमा है दोस्तों, वो प्रत्येक वर्ष की नौकरियों के लिए है, नौकरियों की कुल संख्या के लिए नहीं है। विशेषज्ञता के कुछ पदों के लिए आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा। और क्या है दोस्तों, यदि कोई विशेषज्ञता का पद है उसके लिए आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अब 50% के अतिरिक्त 3% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को देने पर सहमति दी है। अपवाद स्वरूप दोस्तों राज्य तमिलनाडु है, जहां इससे अधिक आरक्षण 69% आरक्षण दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मंडलवाद निर्णय का प्रभाव, सरकार की अनुक्रिया क्या हुई। तो तमिलनाडु राज्य ने क्या किया दोस्तों, वहां पर जो प्रचलित आरक्षण 69% है, उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंदन समिति की स्थापना की गई और बाद में 1993 में संवैधानिक संस्था के रूप में ओबीसी आयोग का गठन किया गया। 77वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ करके अनुसूचित जातियों जनजातियों को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा। अर्थात 77वें संशोधन से मंडलवाद के निर्णय को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। आगे दोस्तों, परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति तिथि से नहीं बल्कि उनकी पदोन्नति तिथि से जोड़ी जाएगी। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4) में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। तो पदोन्नति की तिथि से क्या है दोस्तों, वरिष्ठता को माना जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 16 के उपखंड 4B को 81वें संविधान संशोधन के द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है। तो जो क्या है दोस्तों, बैकलॉग सीट हैं, जो खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियां हैं, तो उनकी क्या है दोस्तों 50% की सीमा को हटा दिया गया और कहा गया कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के उपखंड 5 के अनुसार किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और यहीं पर दोस्तों 16(6) जोड़ करके जो है तो EWS के आरक्षण को भी शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहता है। अस्पृश्यता का अंत होगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 याद रखेंगे, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, लेकिन संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई है। और इसके लिए क्या है दोस्तों, सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया था। अब उसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 17 है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। क्या है दोस्तों, निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। और संसद ने विधि का निर्माण करके इसको लागू किया है। और संसद ने क्या किया है दोस्तों, विधि का निर्माण करके लागू किया है। तो एब्सोल्यूट अधिकार वो अधिकार होते हैं दोस्तों जिसको संसद के द्वारा विधि निर्माण के द्वारा लागू किया जाता है। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है कि अब क्या है, उपाधियां जैसे राय बहादुर है ना, राय बहादुर, राष्ट्रपिता, अब इस तरह की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन शिक्षा और सेना की उपाधियां दी जाएंगी। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि विदेशी राज्य से नहीं लेगा। तो क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि विदेशी राज्य से नहीं ली जा सकेगी। विवाद दोस्तों क्या था, तो वर्ष 1954 में यह विवाद उत्पन्न हुआ
जब भारत सरकार ने विभिन्न सम्मान एवं उपाधियां देना प्रारंभ किया, बालाजी राघवन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। भारत रत्न, पद्म विभूषण उपाधि नहीं है, पुरस्कार हैं। क्या है दोस्तों? उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है, पुरस्कार हैं। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए। समानता का ये कदापि मतलब नहीं है कि जो हमारे पास प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनका हम सम्मान न करें। आगे देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकेगा, फिर भी लोगों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि देश में इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। कलाकारों को देश काल की सीमा से बांधा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग समानता के अधिकार तक ही बातचीत को रखते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।